हेलो बच्चों, जस्ट ड्यूट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 6th क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पर डिस्कस करेंगे कि जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जिन वर्ड्सों में बच्चों को डिफिकल्टीज़ होती है, समझ नहीं आते, तो उन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक है फुल मून। सबसे पहले बात करते हैं सोलर सिस्टम की। बच्चों, मून, प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, मीटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, जितनी भी चीज़ें हम स्पेस में घूम रही हैं, रोटेट कर रही हैं, वो सब आपस से मिलकर सोलर सिस्टम बनाती है। अब स्पेस के बारे में जानते होंगे कि स्पेस में ना ही ग्रेविटी होती है, सब चीज़ें हवा में उड़ने लगती है। तो इसी तरह से सब चीज़ें आपस में घूमती रहती हैं। मून्स है, स्टार्स है, बहुत सारी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम कैलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, वो आगे हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपस में सब कुछ मिलकर क्या बनाती है? सोलर सिस्टम बनाती है। अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने बताया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, फुल मून। अब जैसे फुल मून है, मून आप सब जानते हैं चांद, राउंड शेप होती है, ठीक है। फुल मून, अब मून एक सैटेलाइट है, ठीक है, कैलेस्टियल बॉडी है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट है। अब जो मून्स होते हैं बच्चों, जैसे हमें पता है कि जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो क्या सन के चारों ओर, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मून होते हैं, इन्हें सन से मतलब नहीं होता, इन्हें अपने प्लैनेट से मतलब होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जब हम रात में देखते हैं चांद दिखाई देता है, तो जो चांद है वो अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे सन से मतलब नहीं होता। इसी तरह से बच्चों, जो मार्स है, मंगल ग्रह मार्स प्लैनेट है, उसके दो मून्स हैं, जी हाँ। सबके जो क्या कहते हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उन सबके बहुत सारे डिफरेंट मून्स हैं। वो मैं टेबल आपको बताऊंगा। वो टेबल पूरी आपकी बुक में, फर्स्ट चैप्टर में आपके बुक में जो सोलर सिस्टम की जो ड्राइंग है, जो एक डायग्राम है, उसमें आपको नंबर ऑफ़ मून्स, रोटेशन, ऑर्बिट, एक्सिस, सब चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अब बात करते हैं कि मून, फुल मून और हाफ मून, ये क्या चीज़ है? मून बच्चों राउंड शेप, आप सब जानते हैं कि राउंड शेप होती है मून की। अब बहुत बार कभी मून की शेप कुछ ऐसी होती है या बिल्कुल कुछ ऐसी होती है। बहुत बार ऐसा होता है। तो क्या कहते हैं कि मून कभी तो फुल मून होता है, कभी कुछ इस तरह से होता है, कभी इस तरह से होता है। बच्चों, मैंने भी बताया आपको कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब अर्थ, जैसे अब फुल मून है, अर्थ यहाँ है, ठीक है, अर्थ जो है वो यहाँ है, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया, ठीक है। अब दोनों अलग अलग है, मैंने कहा चक्कर लगा रहे हैं। जो मून है वो अर्थ के चारों चक्कर लगा रही है, अभी दोनों अलग अलग है, तब हमें फुल मून दिखाई देता है। अब जब हाफ मून कब होता है बच्चों? जैसे मान लो, जैसे ये यहाँ अर्थ हो गई, ठीक है, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया। अब ये अर्थ जब आधी सामने आ जाती है, या मून चक्कर लगाती है, जब मून आधे पृथ्वी के सामने आ जाता है, तब ये हाफ मून हो जाता है। तो हमें सिर्फ आधा मून दिखाई देता है। और बहुत बार तो ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा एकदम जरा सा दिखाई देता होगा। तब इसका मतलब इसका जो बाकी का हिस्सा है वो पृथ्वी के पीछे छुप गया है, जब दोनों, जैसे मैंने बताया, जब फुल मून जो होता है, तब जब दोनों की जैसे जो मून है वो रोटेट कर रही है, अर्थ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, लगाते लगाते जब बिल्कुल सामने आ जाती है, तब जो है मून बिल्कुल गायब हो जाता है। अब जब एक चीज़ एक के पीछे आ जाएगी तो जाहिर सी बात है ना, वो छुप जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो मून है वो अर्थ के मुकाबले काफ़ी छोटा है। तो इस वजह से जब वो चक्कर लगाते हैं, इसके एकदम पीछे आ जाती है, तब मून गायब हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि आपको दिख तो रहा है कि यहाँ पे मून है, बस उसकी रोशनी चमक रही है, लेकिन मून ही गायब है। इट मीन्स मून जो है वो इस साइड है, इसके पीछे। लेकिन जब ये बिल्कुल बाहर निकल आता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, तब ये फुल मून हो जाता है। अब हाफ मून, जैसे हम यहाँ पर हमारा टॉपिक भी है हाफ मून कब होता है? जब बच्चों, जाहिर सी बात है, मून का आधा हिस्सा, हाफ ऑफ मून जो है वो पृथ्वी के पीछे चला जाता है, और हाफ ऑफ मून जो है वो बाहर रहता है। तो मैं, जाहिर सी बात है, हमें आधा हिस्सा दिखता है। अब ऐसा हिस्सा भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है। इट मीन्स ये जो बाहर का जो बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है, ये पृथ्वी के पीछे छुप गया, अर्थ के पीछे छुप गया। और ये जो है ये नहीं छुपा, क्यों? जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि ये रोटेट कर रही है धीरे धीरे। तो धीरे जितना पृथ्वी के पीछे जा रहा है हिस्सा, वो छुपता जा रहा है, और जितना बचा हुआ है उतने हिसाब से हमें दिखता है। बच्चों, जो फुल मून होता है, हम आपस में बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो बच्चों, जब चंद्र ग्रहण आपने सुना होगा, चंद्र ग्रहण जो होता है, तब जो मून होता है वो पूरी तरह से पृथ्वी के पीछे छुप जाता है, पूरी तरह से। तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं।
बच्चों जो फुल मून होता है, हम अपनी लैंग्वेज में, जो हमारी देसी लैंग्वेज होती है, उसमें भी हम कह देते हैं कि आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है। आपने बहुत सुना होगा। तो जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा का मतलब होता है फुल मून। मतलब इस दिन क्या होता है कि इस दिन पूर्णिमा, जैसे कैलेंडर में भी लिखा होता है, आप देखते हैं कि आप घर में भी आपकी बात हो रही थी कि कल पूर्णिमा है या परसों पूर्णिमा है। इट मीन्स कि कल या परसों पूरा चांद फुल मून दिखाई देगा। और ज़रूरी नहीं है कि कैलेंडर में लिखा है कि समथिंग इस डेट को पूर्णिमा है तो उस दिन फुल मून दिखाई देगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इसके रोटेशन के ऊपर है। बहुत बार ऐसा होता है, कैलेंडर में लिखा होता है कि इस तारीख को पूर्णिमा आएगी, बट उस दिन चांद पूरा नहीं होता, हाफ होता है या क्वार्टरली होता है। क्यों? उसकी रोटेशन है। बस हाँ, अपनी अपनी जो हमारी देसी लैंग्वेज है हम उसको कह देते हैं कि भाई ये जो है, जो तुम्हारा जो मून है पूरा दिखाई दे रहा है, फुल मून दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा हो गया पूर्णिमा। और बच्चों आपने सुना होगा अमावस्या। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, अमावस्या को कहते हैं न्यू मून। अमावस्या को कहते हैं न्यू मून। न्यू मून तब होता है, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, बिल्कुल भी चांद नहीं दिखता। मतलब उस दिन जो मून है वो बिल्कुल अर्थ के पीछे जा चुका है, बिल्कुल अर्थ के पीछे जा चुका है। ठीक है, एकदम से जो पूरा मून है वो बिल्कुल छुप चुका है। उसे हम कहते हैं फुल मून, सॉरी उसे हम कहते हैं न्यू मून, जब हमें चांद बिल्कुल भी हमें नहीं दिखाई देता। बच्चों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, कैलेस्टियल बॉडीज़। कैलेस्टियल बॉडीज़ CELESTIAL, कैलेस्टियल बॉडीज़ BODIES। बच्चों स्पेस में जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, स्टार्स, प्लैनेट, मून, सन, कुछ भी आसमान में चमक रहा है, शाइन कर रहा है, बच्चों वो कैलेस्टियल बॉडीज़ है। हाँ, सन देखो दोपहर के टाइम में सन दिखाई देता है, कैलेस्टियल बॉडी है। मून, स्टार्स, कुछ भी, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, हमारे जो आसमान में कुछ भी चमक रहा है वो स्पेस में वो क्या है, वो कैलेस्टियल बॉडी है। कुछ भी शाइनिंग, मतलब शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स कैलेस्टियल बॉडीज़ होती है। बच्चों जो स्टार्स है वो भी एक कैलेस्टियल बॉडी है, क्योंकि हमें पता है तारे टिमटिमाते हैं रात में, चमकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस और है कि बच्चों इनकी अपनी लाइट और अपनी ही अलग एनर्जी होती है। अपनी लाइट मतलब इनकी अपनी चमक होती है और इनकी एक एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी होती है और ये गैसेस से बने होते हैं। ये जो बने होते हैं ये गैसेस से बने होते हैं और इनकी अपनी एक लाइट, एक एनर्जी होती है। कैलेस्टियल बॉडी समझ में आया कि कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट आसमान में चमक रहा है तो वो कैलेस्टियल बॉडी है। क्या कहते हैं, प्लैनेट्स हो सकता है, कुछ भी जो चमक रहा है, शाइनिंग जो शाइन कर रहा है वो कैलेस्टियल बॉडी। स्टार क्या है, एक कैलेस्टियल बॉडी है, क्योंकि वो भी चमकता है रात में और उसकी एक अपनी लाइट होती है, एक अपनी एनर्जी होती है और वो गैसेस से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है बच्चों? अक्सर ऐसा आप देखते होंगे आसमान में कि तारे जो हैं, स्टार चमकते तो हैं, लेकिन एक स्टार जो है वो बिल्कुल अलग ही चमकता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी शाइनिंग होती है, वो बहुत साइज में बहुत बड़ा होता है। हाँ, ये अब आप ये सोचेंगे कि वही पोल स्टार होता है, ऐसा नहीं कि वही पोल स्टार होता है। हो सकता है वो प्लैनेट भी हो, कि प्लैनेट भी चमकते हैं, प्लैनेट भी है, वो भी हमारे यहाँ से, वो भी कैलेस्टियल बॉडी है, वो भी शाइन करते हैं। और कैलेस्टियल बॉडी मैंने कहा था जो कैलेस्टियल बॉडी जो स्पेस में, आसमान में शाइन कर रही है, वो कैलेस्टियल बॉडी है। तो हो सकता है वो प्लैनेट भी हो भी सकता है वो स्टार हो। लेकिन पोल स्टार जो होता है हमेशा, बच्चों याद रखना, जो पोल स्टार होता है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है। इसकी खासियत है, नॉर्थ के डायरेक्शन में होता है, ये कभी भी इधर उधर नहीं होगा, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन। अब आप कहेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन का कैसे पता लगाएं? तो बच्चों जो जिस तरफ से आप आसमान देख रहे हैं उस तरफ से अपनी नॉर्थ दिशा का पता लगाएं। नॉर्थ दिशा का पता लगाएं, उत्तर जो दिशा होगी, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, उस तरफ आसमान में कोई एक तारा ऐसा होगा जो चमक रहा हो, बिल्कुल उसका साइज़ बहुत बड़ा हो, बिल्कुल कांस्टेंट स्टार हो, वो कांस्टेंट मतलब एकदम स्थिर, और उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में वो चमक रहा हो, तो बेटा वो पोल स्टार कहलाता है। हो सकता है कि आप अपनी छत पे जाएं रात को इस वीडियो को देखने के बाद और कोशिश करें कि देखने की कि अभिषेक सर ने बताया था ऐसा हो सकता है आपको व्यू ना मिले, हो सकता है कि आप ना देखें, तो आप ये सोचेंगे कि सर अभिषेक सर तो बोल रहे थे कि नॉर्थ स्टार, जो पोल स्टार होता है उसे नॉर्थ डायरेक्शन में देखो तो मिल जाएगा। तो बच्चों हो सकता है आपकी छत से व्यू ना हो, लेकिन हमेशा जो पोल स्टार है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इसी वजह से पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पहचान ये है कि ये उत्तर दिशा
नॉर्थ डायरेक्शन में पाया जाता है। बच्चों एक और फैक्ट है इसके पीछे, जो वास्को डिगामा, जिसने पूरी दुनिया, जिसने एक तरह से आप कह लो कि एक से एक महाद्वीपों की खोज करी, वास्को डिगामा ने ही पोल स्टार के माध्यम से ही अपने सफ़र की शुरुआत की थी। वह जब जब भटक जाता था, जब जब अपनी दिशा भूल जाता था, तब वह पोल स्टार अर्थात नॉर्थ स्टार का इस्तेमाल करता था अपनी दिशा देखने के लिए, कि पोल स्टार जो है वो हमेशा नॉर्थ में रहेगा। तो जब नॉर्थ है तो नॉर्थ के सामने साउथ और ईस्ट वेस्ट चारों दिशाओं का पता लगा लेता था वास्को डिगामा। ये एक फैक्ट है पोल स्टार की वजह से। आप अगर अपनी छत पे जाएं, हो सकता है आपको ना दिखे, परेशान ना हो, लेकिन हाँ ये बात हमेशा है कि पोल स्टार जो है वो नॉर्थ स्टार में होता है और बिल्कुल कांस्टेंट स्टार होता है, और स्टारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ज़्यादा शाइनिंग होता है। बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक है, बुक में पेज नंबर 3, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो पेज नंबर 3 जो है उसमें आपको पूरा सोलर सिस्टम और उसकी टेबल, जो मैं पहले बात करता वीडियो में कि टेबल भी होगी, ये पूरा आपका बच्चों सोलर सिस्टम है। जैसे अगर जूम करके देखें तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे सन है, और ये जो गोल गोल है ये बच्चों होते हैं ऑर्बिट का मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में, जैसे ये प्लैनेट जुपिटर, ये इसकी ऑर्बिट यहाँ से, मतलब ये अपने इसी लाइन में घूमेगा, ये किसी और से नहीं टकराएगा। ये इस वजह से होता है कि आप ये भी पूछा जाता है बच्चों, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से कि इतने सारे क्या कहते हैं प्लैनेट्स हैं, घूम रहे हैं, आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? जब वो अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसे हम ऑर्बिट कहते हैं, कि मतलब ये इसी की लाइन है, ये इसी लाइन में घूमेगा। प्लैनेट्स आपस में टकराते क्यों नहीं बच्चों? वो इस वजह से होते हैं, जो सन है, सन का अपना मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो इतना पावरफुल होता है कि जो लास्ट का प्लैनेट है नेपच्यून को भी ऐसे बांधे रखता है कि वो ना ही वो पीछे जाएगा ना ही वो आगे आएगा, वो इसी अपने ऑर्बिट पे रोटेट करेगा, घूमेगा। तो बच्चों ये होती है ऑर्बिट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सन, उससे सबसे पास जो है मरकरी, फिर सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स, एस्टेरॉयड बेल्ट, इसका मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो बच्चों ये हमारा है सोलर सिस्टम। और जो टेबल है बच्चों, इस टेबल पे आप गौर से देखेंगे तो उसमें सब कुछ दे रखा है कि मरकरी अपना जो एक दिन में जो अपना चक्कर लगाती है वो कितने देर में लगाती है, जो सूरज का चक्कर लगाती है वो कितने दिनों में लगाती है, इसके कितने मून्स हैं। जो बच्चों ये टेबल है, इस टेबल को आप अगर पास एनसीईआरटी बुक होगी, आपको ये डायग्राम और ये टेबल जरूर मिलेगी, और इसमें बहुत चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेगी कि जुपिटर अपना एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, फिर जो सूरज का चारों ओर चक्कर है वो कितने दिन में लगा लेता है। हमारी अर्थ है, अर्थ के पास कितने मून हम समझाते हैं, एक मून है, तो क्या है वो एक दिन में कितना बार एक्सिस पर घूमता है। बच्चों एक्सिस अपनी जगह पर घूमना, ऑर्बिट सूरज के चारों ओर घूमना, सिंपल सा लॉजिक है। इन दो वर्ड्स का इस पूरे चैप्टर में बहुत इस्तेमाल हुआ है, आप परेशान ना हो, बट ये है कि जो एक्सिस होता है वो अपनी जगह पर घूमना, कि अपनी जगह पर रोटेट हो रहा है, और जो ऑर्बिट है वो पूरी जगह रोटेट हो रहा है, मतलब सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो होता है ऑर्बिट। बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स। बच्चों एस्टेरॉइड्स मीटेरॉइड्स दोनों का मतलब पत्थर होता है। जो स्पेस, जो सोलर सिस्टम है जितने पत्थर घूम रहे हैं वो सब क्या हैं, या तो एस्टेरॉइड्स हैं या तो मीटेरॉइड्स हैं। ये क्यों घूमते हैं, क्यों रोटेट करते हैं बच्चों? ये अपने, इनके पास कोई एनर्जी नहीं है, अपनी कोई लाइट नहीं है, ये जो सूरज का, जो सन का जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से बड़ी स्पीड में घूमते रहते हैं, जहाँ इनको जगह मिलती है वहाँ घूमते रहते हैं, फिर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, फिर उसके टुकड़े निकलते हैं, फिर वो टुकड़े भी घूमने लगते हैं। तो ऐसा जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो सारा जो है वो आपस में रोटेट होते रहते हैं। लेकिन डिफरेंस तो कुछ होगा इन दोनों के बीच में, डिफरेंस बिल्कुल है बच्चों। मैंने अभी ऑर्बिट की बात की थी कि जो हमने डायग्राम दिखाया था, अभी मैं भी आपको बुक के डायग्राम दिखाता हूँ। तो बच्चों ये है हमारा क्या, सोलर सिस्टम। अब इसमें आपने देखा था कि एस्टेरॉयड बेल्ट, बच्चों ये जो है मार्स और जुपिटर, इन दोनों की ऑर्बिट मतलब अपनी जगह पर घूमना, कि ये इस लाइन पे घूमेगा मार्स और ये जुपिटर इस लाइन पे घूमेगा। तो बच्चों इन दोनों लाइन के बीच में जितने भी पत्थर मिलते हैं, जितने भी रॉक्स मिलते हैं, वो सब क्या है, एस्टेरॉयड। इस वजह से लिखा भी देखो बच्चों एस्टेरॉयड बेल्ट, ये लिखा भी है कि ये ऑर्बिट जिस लाइन पे मार्स मंगल ग्रह और जुपिटर बुध ग्रह, जिस ऑर्बिट पे बुध ग्रह जुपिटर ग्रह घूमेगा, और जिस ऑर्बिट पर मार्स अपने ऑर्बिट पे सन के चारों ओर घूमेगा,
तो उन दोनों ऑर्बिट के बीच में जो बेल्ट है, जो भी रॉक्स मिलेंगी वो सब क्या है, एस्टेरॉइड। बाकी यहाँ इधर कोने में, उधर कोने में बिल्कुल जितने भी पत्थर मिले वो सब मीटरॉइड्स। बस एस्टेरॉइड की पहचान ये होती है कि ये इन दोनों ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है, जबकि जो मीटरॉइड्स होते हैं वो इधर इधर इधर, इतना बड़ा सोलर सिस्टम में इतना बड़ा, वो कहीं भी पाए जाते हैं। तो बच्चों हो सकता है अक्सर जो आप क्या कहते हैं पिक्चरों में या अपने आसमान में टूटता हुआ तारा देखते हैं, तो बच्चों ये टूटते हुए तारे नहीं होते, ये एस्टेरॉइड्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं फिर अचानक से किसी प्लैनेट में घुस जाते हैं। तो बच्चों जो स्टार्स होते हैं, ये स्टार्स या तो एस्टेरॉइड्स होंगे या तो मीटरॉइड्स होंगे। 90% चांस ये होते हैं कि वो एस्टेरॉइड्स हों, बाकी 10% जो हैं वो मीटरॉइड्स हों। मैंने बताया एस्टेरॉइड्स जो होती है वो मार्स और जुपिटर इन दोनों ऑर्बिट के बीच में होती है, और जो मीटरॉइड्स होती है वो पूरे सोलर सिस्टम में कहीं भी भटक रही होती है। भटक रही ये भी होती है, ऐसे नहीं कि ये यहीं तक ही रहेगी, हो जाता है बहुत बार कि और क्या कहते हैं एस्टेरॉइड जो है वो यहाँ से किसी प्लैनेट में चला गया, किसी और प्लैनेट में चला गया, वो क्यों अपने जो सन का जो एनर्जी है, जो सन का जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से वो घूम रहे होते पूरी स्पीड में। तो इसी तरह से जो स्टार्स होते हैं वो टूटते हुए तारे नहीं होते जो हम आसमान में देखते हैं नॉर्मली पिक्चर्सों में देखते हैं, तो वो एस्टेरॉइड या मीटरॉइड्स होते हैं। तो बच्चों ये था ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हमने आपको बताया कि सोलर सिस्टम क्या है, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब क्या हैं। तो ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टीज हो रही थी, काफ़ी बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, तो ये वो थी। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।